लेखपाल के बारे में। तो आपको पता ही है कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है, इसमें बहुत आसान चैप्टर आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा नहीं पढ़ने को जरूरत है, बस शब्द भेद से ही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे संधि हो गया, समास है, लोकोक्ति, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, ये और अनेक शब्दों का एक शब्द निर्माण। और उसके अलावा फिर आपसे पूछ लेगा ये क्या नाम है, ये गद्यांश और पद्यांश। तो एक चीज आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये पार्ट आपसे भले नहीं पाठ्यक्रम में दिया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यानी गद्यांश और पद्यांश को जब हल करेंगे तो कई बार वहां से संज्ञा भी पूछ लेता है, कई बार सर्वनाम भी पूछ लेता है, कभी विशेषण भी पूछ लेता है। तो इसको भी आपको ले देकर थोड़ा बहुत तैयार रखने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग बिना किसी व्यवधान के और आज से हम लोग शुरुआत करते हैं लेखपाल की प्रैक्टिस। तो चलिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और आप लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो तैयारी पहले से करता है। अचानक कुछ आ जाने के बाद अगर विज्ञापन आ गया और अचानक डेट दे दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितने लोग जुड़े हैं अभी से लग जाइए, जिस चीज की तैयारी आपको करना है आज से ही लग जाइए और तब तक आप मत रुकिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो इसलिए चलो बिना किसी व्यवधान की शुरुआत करते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? बोलो। पूछा है मात्रा धन आनंद। क्या पूछा? मात्रा धन आनंद आपसे पूछा। उसके बाद सदा धन एव सदैव। पितृधन अनुमति बराबर क्या होगा? पितृनुमत। परम धन औदार्य, परमोदार्य। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपको बताना है। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। ठीक है, चलो। कहां गए हो? चलिए आप बताइए। रुकने वाला। तो बस चलिए, तो किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? आपसे पूछा क्या गया है? शुद्ध नहीं है। चलो, मात्रा धन आनंद, मात्रानंद। सदा धन एव, सदैव। पितृधन अनुमत, पितृनुमत। परम धन औदार्य, परमोदार्य। बोले भैया, उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। अपनी उम्मीदों पर आप खरे उतरिए। देखिए, आप जल्दबाजी ना करिए, जल्दबाजी ना करिए। हर प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी से आप बचिए। जल्दबाजी करोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। देखिए, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर तथैव, पितृधन अनुमत बराबर पितृनुमत। देखिए यहां जब होता है, यहां जब ता में रा लगा होता है, प्रायः ये री के स्थान पर रा होता है। ध्यान रखिएगा, री के स्थान पर होता है तो पितृ। यहां मात्रा धन आनंद नहीं होता है, बल्कि शब्द क्या होता है? मातृधन आनंद। मातृधन आनंद। तो री के बाद, री के बाद यहां री लगा है और यहां क्या है? आ होता है। तो री के बाद आ आने पर री का रा हो जाता है और बड़ा लगा देते हैं रा। इसके पहले जो बचा है मात्र से जब री निकल गया तो यहां बचेगा मात, और मात के नीचे क्या लगता है? हलंत। अच्छा, कलर चेंज करें। चलो, अब आनंद से जब आपने आ को निकाल लिया है तो बचेगा क्या? नंद। क्या बचेगा? नंद। अब नया शब्द जो बनेगा वह क्या लिखेंगे? मात। ता हलंत होगा, ता में ही रा लगा देंगे और आ की मात्रा और नंद लिख देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? मात्रा नंद हो जाएगा। तो इसलिए मात्र धन आनंद बराबर मात्रानंद होता है। यही आपका गलत होगा, मात्रा धन आनंद नहीं होगा। चलो, क्या बताया भैया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे भाई बहनों को, सुप्रभात। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और वह भी आप लोगों की भारी मांग पर। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? बोलो, कौन सा शब्द पर कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग, सरसेज, कंदर्प
और अरविंद। बोलो भैया कौन सा? बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। हर लोग उत्तर दीजिए, एक दो लोगों के उत्तर देने से काम नहीं बनने वाला भैया, ठीक है? हर लोग दीजिए। हाँ, अब आपकी क्लास लगभग रेगुलर रहेगी। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन फ्री होकर के आप अच्छे से पढ़िए, बस आप अपनी तैयारी को बढ़िया से मजबूत करिए, बाकी हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप धैर्य धारण रखिए। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। चलो, कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग, मनसिज, अरविंद। चलो एक बार आपका देख ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? चलो, मनमथ, मीन, केतु ये सब होते हैं, जबकि हालांकि अनंग, मनसिज, कंदर्प ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि आपसे पूछा गया है यहां अरविंद। अरविंद जो होता है, उत्पल, अरविंद का उत्पल, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? कमल, कमल के पर्यायवाची होते हैं। नीरज, यंबुज, जलज, उत्पल ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। पुंडरीक, सरोरु, जलज, कोकनद, खूब पूछा जाने वाला शब्द है क्या? कोकनद। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, तो ये अरविंद आपका राइट आंसर होगा, यही कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है खा क्या है? बोलो, खा एक व्यंजन है, हालांकि वर्णमाला नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आ गया है क्वेश्चन गलती से, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको भी। खा क्या है? खा तो क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन में किसी भी वर्गीय व्यंजन का यह दूसरा व्यंजन है। तो एक चीज आप ध्यान ये रखना है कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का जो होता है, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा चौथा क्या होता है? सघोष। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। तो हालांकि ये अघोष व्यंजन, चलो एक बार देख लेते हैं क्या बता रहे हैं आप लोग, क्या बताएंगे? ये अघोष व्यंजन काफी लोगों ने बताने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। ये बिल्कुल। चलिए, अब जो भी रहे भैया, अब ये कट ऑफ हम नहीं बता सकते हैं, बस आप लोग अभी प्रैक्टिस करिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अब देखो खा क्या है? खा एक व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, किसी भी वर्ग का यह दूसरा वर्ण है। तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष, या इसी को हम क्या बोलते हैं? घोष। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्पप्राण, और दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो हालांकि यहां पर क्या है? महाप्राण तो है नहीं, बाकी यहां दो, यहां पर क्या है? सघोष में मिलता है, और फिर क्या होता है? महाप्राण में मिलता है। तो महाप्राण तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो यहां इसका मतलब क्या है? अघोष के अंतर्गत आना चाहिए, इसलिए 3 का ये आंसर क्या होगा? अघोष होगा। वैसे वर्णमाला आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी ये गलती से आ गया है, ठीक। चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वह है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? बोलो, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होता है? लौंग का क्या होता है? लवंग। लौंग का क्या होगा? लवंग। बहिन का क्या होता है? भगिनी। पृष्ठ का क्या होता है? पीठ। जवान का क्या होता है? युवा। चलो एक बार आप थोड़ा सा क्लियर करके आप बताइए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए भैया अभी आप प्रयास करिए, भैया आप पढ़िए, टाइम वगैरह की आप चर्चा मत करिए अभी। चलिए पृष्ठ का जो होता है, चलो लौंग का लवंग, बहिन का भगिनी। अच्छा, पृष्ठ का जो होता है पन्ना, ये पीठ नहीं होता है बल्कि क्या होता है? पन्ना होता है, इसको आप सही कर लीजिएगा। जवान के लिए युवा शब्द होता है। इसमें से तत्सम शब्द पूछा गया है, तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तो पृष्ठ बिल्कुल सही होगा। पृष्ठ ये क्या है? तत्सम होता है, और पृष्ठ का जो तद्भव होता है वो पन्ना होता है। लौंग, बहिन, जवान ये सब क्या होंगे? तो तत्सम शब्द यहां पर पृष्ठ होगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वह है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बोलो, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध और दीर्घ बाहु। बोलो भैया, उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। चलो, उम्मीद है कि ये बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो पसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध, दीर्घ बाहु, इनमें से पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखिए, यहां पर जैसे बारहसिंगा, 12 है सिंह, जिसके अर्थात जब यहां पर पशु विशेष का नाम लिया जाए, पशु विशेष का नाम लिया जाए तो बहुब्रीहि। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध, अर्थात ये किसका होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु, जिसके अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है। तो ये तीनों क्या होंगे? बहुब्रीहि समास होंगे। जबकि पसेरी शब्द ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से कहीं आपसे पूछ ले पंजाब, कैसा शब्द पूछ ले? पंजाब। पूछ ले कहीं पतझड़, क्या पूछ लेगा? पतझड़। पतझड़ में कौन सा समास है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो हालांकि पसेरी शब्द यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। निम्न में से अकर्मक क्रिया है। तो हालांकि एक चीज आपको मैंने बताया, इसलिए इस कुछ शब्द में रख दूंगा, जैसे संज्ञा सर्वनाम से प्रैक्टिस कराते समय इसलिए रखूंगा क्योंकि जब आपसे गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे तो गद्यांश पद्यांश में आपसे इस प्रकार के चाहे संज्ञा पूछ ले, चाहे सर्वनाम पूछ ले, चाहे विषय। तो होता क्या है कि एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जाम के परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, बड़ा चतुर व्यक्ति होता है। वो बहुत कुछ ना कह के और सब कुछ कह देता है। बहुत कुछ ना कह के सब कुछ कह देता है। पूछो कैसे? अब गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत वह आपसे लोकोक्त मुहावरा तो पूछता ही है, संधि समास तो पूछता है। तो कई बार ऐसी स्थिति वो अपना लेता है, कई बार ऐसी स्थिति अपना लेता है कि संज्ञा सर्वनाम दिया नहीं है लेकिन इसके अंतर्गत पूछा जाता है, इसलिए वह भी पूछा जाएगा। इसलिए हम कुछ शब्द एक दो वहां पर हर प्रैक्टिस में एक दो शब्द हम डालते रहेंगे। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो और या कर्म होने की संभावना भी ना हो। तो पढ़ना, लेना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक क्रिया के रूप में जानी जाती हैं। जबकि रोना, हंसना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं भैया? ध्यान रखिएगा, ये सब क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया के रूप में जानी जाती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये अकर्मक क्रिया आप भी बताए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूछा गया है कि रघुपति शब्द किस प्रकार का समास का उदाहरण है? रघुपति शब्द में पूछा गया है किस प्रकार का समास होगा? बिल्कुल भैया, हाँ सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल, हर प्रश्न का उत्तर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए रघुपति, देखिए द्विगु समास में तो क्या होता है? पहला पद क्या होता है? प्रायः क्या होता है? संख्यावाची होता है। ध्यान ही रखना है, क्या होता है? संख्यावाची। द्वंद्व में क्या होता है? प्रायः योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और प्रायः यहां पर विरोधी शब्दों को रखा जाता है। प्रायः का मतलब विरोधी शब्द आते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक शब्द विशेषण, एक विशेषण और एक विशेष से हो सकता है। तो प्रायः एक विशेषण एक विशेष। यहां विशेषण विशेष का जो क्रम चलता है, कभी विशेषण पहले भी आ सकता है, कभी विशेषण बाद में आ सकता है, कभी दोनों पद विशेष हो सकते हैं, कभी दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। तो हालांकि कंडीशन होती है। तो हालांकि यहां पर कह रहा है कि रघुपति, रघु के पति, रघु के खानदान के स्वामी अर्थात मालिक।
तो रघु के खानदान के मालिक अर्थात यहां पर हम किसका नाम लेते हैं? राम को। जब दोनों शब्द मिलकर किसी एक अर्थ को ध्वनित करते हैं, कोई विशेष नाम लेते हैं, तो वहां पर रघुपति का अर्थ क्या होता है? राम से। इसलिए यहां कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास उदाहरण आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या होगा ये? बहुब्रीहि समास बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चलो अच्छी बात है, 7 का सी सब लोगों ने बताया है। इसी क्रम में काम है, नीला है, रेड है। पंडित दूध पीता है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक बताओ। बोलो, कारक आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप देखिए, अपने आप को संवारना है आपको। आप देखिए आप किस स्थान पर है, आपका स्थान यहां पर क्या है? इस दुनिया में आप जी रहे हैं, लेकिन आपका स्थान कहां है? अपने स्थान को आपको सुनिश्चित करना है। पंडित दूध पीता है, वाक्य में कारक कौन सा होगा? कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, कर्ता, कर्म, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे? सी बता रहे हो। पंडित दूध पीता है, कर्म, कर्म में क्या होता है? को का प्रयोग होता है। करण में क्या होता है? से या द्वारा का प्रयोग होता है। संप्रदान में या तो को का प्रयोग होता है या तो हम के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। संबंध में का, की, के का प्रयोग होता है। कर्ता में ने का प्रयोग होगा या तो कर्म का प्रयोग हो, और कर्म में को का प्रयोग होता है। अब आपसे पूछा गया इनमें से कोई नहीं, तो पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में बोलो क्या बताओगे आप? तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखते हैं आप क्या उत्तर देंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप चाहेंगे तो उदाहरण आपका क्या होना चाहिए? पंडित ने, यानी पीता कौन है? कर्ता। देखो यहां कार्य कौन कर रहा है? पंडित ने। कौन पीता है? क्या पीता है? दूध को पीता है। पंडित ने दूध को पिया, अर्थात पंडित यहां कर्ता हो जाएगा, पीना क्या हो जाएगा? यहां को लगा देंगे तो कर्म को भी सूचित करेगा, इसलिए कर्ता और कर्म यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कर्ता और कर्म क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। चलो हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब लास्ट में आप बताइएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार या व्यंजन। तो हालांकि ना तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, ना तो ये अनुस्वार है, ना ये क्या व्यंजन तो है, लेकिन व्यंजन में कैसा है? ये संयुक्त व्यंजन है। इनका जो निर्माण होता है जा धन इया के योग से, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? ज्ञा को हम किस रूप में जानते हैं? संयुक्त व्यंजन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, क्या बताया भैया आप लोगों ने? चलिए उम्मीद है कि आप बताएंगे। 9 का ये बिल्कुल संयुक्त व्यंजन इज राइट आंसर। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। बोलो, कनक शब्द के अर्थ वाला समूह आपको बताना है। क्या होगा भैया? बताओ। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। बोलो क्या बताओगे? कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए, जैसे वृक्ष, स्वर्ण, धतूरा, स्वर्ण, धतूरा, गेहूं, स्त्री, प्लास, आभूषण। इनमें से कोई नहीं। आप क्या बताओगे? बिल्कुल प्रयास करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बता ले जाओगे। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल। तो अगर कनक कनकते 100 गुनी मादकता यदि काय, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। तो हालांकि यहां कनक जो होता है इसके बहुअर्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक, तो एक अर्थ इसका स्वर्ण भी होता है और एक धतूरा होता है, और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। क्या होता है? गेहूं भी होता है। तो ध्यान यही रखना है। तो अब आप उत्तर क्या दे रहे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे।
स्वर्ण, धतूरा और गेहूं, यही आपके कनक के 3 अर्थ होते हैं। तो हालांकि आप बता पाएंगे राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बोलो। अभी मैंने इसकी चर्चा किया था। निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास होगा? चौराहा, पसेरी, शताब्दी या पंजाबी में से, पंजाब में से? आप क्या बताओगे? देखिए, चौराहा जिस समास में पहला पद प्रायः कैसा हो? संख्यावाची हो। कैसे हो? संख्यावाची हो। तो संख्यावाची जो होता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो चौराहा, पसेरी और शताब्दी ये तीनों किसके उदाहरण? द्विगु समास। जबकि पंजाब, पतझड़, सपरिवार, ये सारे शब्द जो होते हैं, कनफटा, कनफटा, दुधमुहा, दुधमुहा, ये सारे शब्द जो होते हैं भैया, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण पाए जाते हैं। तो पंजाब, पतझड़, सपरिवार, कनफटा, दुधमुहा, ये सारे किसके उदाहरण पाए जाते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे, सभी लोग इसको लाभान्वित होंगे। चलिए, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होता है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? अतएव, विस्मरण, उच्चारण और विसर्ग। बोलो आप क्या बताओगे? चलिए, उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखिए, विधन स्मरण होता है तो क्या हो जाता है? विस्मरण हो जाता है। उत धन चारण बराबर क्या होता है? उच्चारण, विसर्ग, विस्मरण। अतः धन एव, अतः धन एव बराबर क्या होता है? अतएव। कुछ शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आप प्रातः धन काल, प्रातः धन काल बराबर क्या होता है? प्रातः काल। अब इसमें क्या होता है? आप परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रह जाता है। लेकिन अतः धन एव में और कुछ नहीं होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, बस अतएव हो जाता है। इसलिए यही पर आपका 12 का ये इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? 12 का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, अनजान सुजान सदा कल्याण। क्या कहा? अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? चलो एक बार मैं देख ले रहा हूं, आप क्या बता रहे हैं? चलो देखते हैं क्या उत्तर मिल रहा है भैया 12 का। नहीं भैया, सपरिवार, सबल, ये सब क्या होता है? अब बेभाव नहीं होता है। अभी आपको बहुत कुछ बताएंगे, अभी आप पढ़ते रहिए, अभी आपको बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। अब एक ही दिन में हर चीज नहीं बताया जा सकता है। ठीक है बेटा, अभी आप खूब अच्छे से पढ़िए, जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं क्या उत्तर मिल रहा है आप लोगों का। 13 का सी बता रहे हैं काफी लोग, अच्छी बात है। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। देखो, अनजान सुजान सदा कल्याण, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अनजान का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है। अनजान का मतलब होता है जो ना जानता हो, और सुजान मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो या जो सब कुछ जानता हो। तो कहा अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है? ना ना ना, कोई नहीं। भोला भाला ज्ञानी कल्याण कारक होता है? नहीं, कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है मूर्ख, अज्ञान मतलब होता है, अनजान मतलब होता है मूर्ख, और सुजान मतलब क्या होता है? ज्ञानी।
दोनों अपने आप मजे में रहते हैं। चूंकि जो अनजान व्यक्ति होता है, जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है, वो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है, खुद अपने आप को वह श्रेष्ठ समझता है। किसी पागल व्यक्ति से मिल जाइए, अगर वो कपड़ा निकाल के घूम रहा है, सर को जूते को सर में बांध के घूम रहा है, तो उसको लगता है कि मैं ही इस दुनिया में श्रेष्ठ हूं, जितने लोग पैर में जूता पहने वो खराब हैं। वो आपको देखकर हंसता है क्योंकि आप उसके जैसा व्यवहार नहीं कर पाए। और जो जानकार व्यक्ति है वह भी अपने आप में खुश रहता है। तो अनजान सुजान सदा कल्याण, जो अनजान व्यक्ति है और जो सब कुछ जानता है, दोनों व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? कल्याणकारी होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक, मजे में रहते हैं। तो ठीक है, इसलिए यहां पर सी इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने सी बताया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो बेटा, धैर्य धारण रखिए, अभी तो शुरुआत हुआ है। कब शब्द में संज्ञा कौन सी होगी? बोलो भैया, कब शब्द में संज्ञा आपसे पूछी गई है, कौन सी संज्ञा होगी? क्या बताओगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्य। देखो, ना तो ये द्रव्यवाचक है और ना तो इनमें से कोई नहीं, दो तो बिल्कुल क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है एक नाम लिया जाए और एक ही की पहचान हो तो उसे एक व्यक्ति, और एक नाम लिया जाए उस नाम से इस दुनिया में हम सबकी पहचान अगर कर सके तो वह क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक नाम लिया जाए, एक व्यक्ति की पहचान किया जाए। अब कवि हो, जैसे मान लीजिए कवि है, स्त्री है, पुरुष हो जाएगा, लेखक है, प्रोफेसर हो गया, ठीक। तो ये सारे शब्द जो होते हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक। क्योंकि हमने कवि कहा तो इस दुनिया में जितने कवि होंगे सबकी सूचना मिल गई, इसलिए कवि शब्द में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो बी बताया है आपने, ठीक है, अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और वह है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। गुंगा नहीं बल्कि क्या है? गंगा गए, इसको सही कर लीजिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अर्थात बेमेल की स्थिति हो जाना। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, ये भी गलत हो जाए। कहा कि कबहु निरामिष होई न कागा। कौवा ऐसा होता है, वो कभी बिना मांस रहित हो ही नहीं सकता। कौवा जब भी रहेगा, सब जगह मांस अगर मिल जाएगा तो तुरंत उसका वो भक्षण करना शुरू कर देगा। तो आपने क्या बताया? चलो देख लेते हैं आपका उत्तर क्या मिल रहा है भैया। तो उम्मीद है कि आप तो बता ही पाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान प्रश्न भी था और उम्मीद भी है कि आप इसको बताएंगे। तो यहां पर क्या है? कबहु निरामिष होई न कागा। तो काफी लोगों ने गलत आंसर दे दिया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी होगा? थोड़ा सा हम आपसे आज क्षमा चाहेंगे क्योंकि वर्णमाला आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहां आ गए हैं। तो अब आ गए हैं तो छोड़ना उचित नहीं, इनको हम कर लेते हैं। तो टाइपिस्ट ने हमारे कर दिया था, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो होता क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो जान लेंगे, नेक्स्ट डे से हम इसको हटा देंगे, वो नहीं रहेगा। थोड़ा सा व्यवधान हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी? देखो, स्पर्श वर्ग हो, स्पर्श वर्ग में कौन से आते हैं? का से लेकर मां तक के वर्ण आते हैं। ये 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि स्पर्श वर्ग का हो लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करता हो। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ऊष्म संघर्षी अगर पूछा जाए, ऊष्म संघर्षी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, जा, ये होते हैं ऊष्म संघर्षी। ओ सॉरी, ये होते हैं, रुको, ऊष्म संघर्षी शा, सा और हा, ये तीनों। जबकि स्पर्श संघर्षी अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप उत्तर क्या बता देंगे? चा, छा, जा, जा। स्पर्श के साथ साथ थोड़ा सा बल प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्श संघर्षी करते हैं। तो यहां झा शब्द जो है यही स्पर्श संघर्षी वर्ण हो जाएगा। क्या होगा?
यही स्पर्श संघर्षी वर्ण के रूप में जाना जाएगा। ठीक भैया, बिल्कुल सही है। चलो, नहीं नहीं, सभी नहीं होते हैं। चा, छा, जा, झा, बस 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला प्रश्न है, शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या होता है? बोलो। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य में सही भेद क्या होता है? संदेहार्थक, संदेह तो था नहीं। विधानार्थक, ना तो उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्नार्थक भी नहीं है, वाक्य के भेद हैं। ना तो आज्ञार्थक है, आज्ञा भी किसी को नहीं दिया जा रहा है। विधान, विधान मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। हां भैया, पंचम को नहीं बोला जाएगा, इसलिए। बाकी हां, आपकी बात सही है, आपने जो कहा है आपकी बात सही है, बस हां इसलिए। चलो तो चलते हैं हम लोग, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर क्या है, विधानार्थक वाक्य उसे कहते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, यहां पर प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती है, लेकिन कौन करती है? यहां शबरी के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया गया? शबरी। तो सबरी के बारे में बताया गया, तो विधानार्थक होता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो बता आप किसके बारे में रहे हैं? आप शबरी के बारे में, इसलिए क्या होगा? विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी, ए, आनी। बोलो। सावधानी में नहीं भैया, ये सुपर टेट भी, कोई भी परीक्षा, क्योंकि व्याकरण जहां होता है वो सबके लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, जो व्याकरण होता है इसमें जैसे रस संध अलंकार नहीं दिया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस में रस संध अलंकार नहीं डालेंगे। फिर आपकी इच्छा होगी 2-4 क्वेश्चन इसमें 1-2 डाल देंगे, आपकी इच्छा होगी। बाकी हां, अभी तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं स्पेशली फॉर लेखपाल के लिए, लेकिन जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो कभी बदलते नहीं, वो एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सावधानी में। सावधानी में प्रत्यय आप क्या बताएंगे? चलिए, डी 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 काफी लोग। देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो शा, धन, आव, धन, धान, धन, ई। अब आपको पता हो गया होगा सावधानी में प्रत्यय कौन सा लगेगा, तो आपको बिल्कुल उम्मीद हो गई होगी कि अब आप क्या लगेगा। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय 2 प्रकार के शब्द होते हैं, दोनों शब्दों को तोड़ना होता है। मूल शब्दों को अलग करिए, उपसर्ग को अलग कर दिए, प्रत्यय को अलग कर दीजिए, तो लास्ट में आपको क्लियर हो ही जाता है कि वहां पर आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं। तो देखिए, सा उपसर्ग है, अब भी उपसर्ग है, धान मूल शब्द है, और ई प्रत्यय, इसलिए क्या होगा? बड़ी ई, सावधान। तो इसको इतना नहीं तोड़ना है, आप करेंगे सावधान, धन ई बराबर क्या होता है? सावधानी हो जाता है, तो इसलिए बड़ी प्रत्यय आपका लग जाएगा। अगला प्रश्न है, सियार का तत्सम क्या होता है? बोलो। सियार का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार, स्यार, सालक या श्रृंगाल? बोलो भैया। सियार का पूछा गया है। श्रृंगार श्रृंगार का होता है, स्यार, स्यालक या श्रृंगाल। तो सियार का जो तत्सम होता है वह श्रृंगाल होता है। तो शायद आप लोग इस बात से सहमत होंगे और जानते भी होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बिना किसी व्यवधान के। सट पद का पर्यायवाची क्या होता है? शट मतलब क्या होता है? छा, और पद का मतलब होता है पैर। जिसके छा पैर होते हैं उसके लिए क्या कहा जाता है? जैसे सटपद के लिए आले, भ्रमर,
भौरा। तो हालांकि यहां पर जो है ये भ्रमर शब्द जो है ये षटपद भंवरे के लिए जाना जाता है, तो इसे षटपद किसका पर्यायवाची है? भंवरे का पर्यायवाची है। तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे, बिल्कुल उम्मीद है। बी इसका बी कुछ लोगों ने डी बताया है, नहीं, षटपद 6 पैर भंवरे के होते हैं, ठीक है। चलिए क्या बताया? कुछ लोगों ने डी बताया है। हाँ भैया, भ्रमर 6 पैर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो हम बिना किसी रुकावट के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास होगा? देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व में से क्या होगा? बोलो। चलो देख लेते हैं क्या है। षटपद हो गया, देहलता। अब देखो यहां पर कर्मधारय द्विगु, आपको ही पता ही है कि यहां पर द्विगु समास तब होता है जब कोई संख्यावाची हो। अव्ययी भाव प्रायः या तो क्या होना चाहिए? उपसर्ग हो, या तो पहला पद उपसर्ग लगा हो, या तो पहला पद अव्यय लगा हो, या एक ही शब्द लगातार 2 बार आया हो। द्वंद्व में क्या होता है? एक दूसरे के प्रायः विरोधी शब्दों को। तो देह रूपी लता, देह के समान लता, जहां पर विशेषण विशेष संबंध या उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अहुण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्य। बोलो भैया। चलो तो हालांकि अक्षुण्य होता है, शुद्ध वर्तनी का रूप क्या होता है? अक्षुण्य होता है, तो इसलिए यहां पर 22 का सी आंसर होगा, 22 का सी। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और क्या है? अस्थावर का विलोम क्या होता है? अस्थावर का विलोम क्या होता है? बिल्कुल उम्मीद है आप बता पाएंगे। देखिए, संपत्ति का विपत्ति होता है। अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। चलिए हम लोग बिना किसी रुकावट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हम लोग, ये फल उसके लिए है, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? बोलो। ये फल उसके लिए है, रेखांकित अंश क्या है? अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता कारक, क्योंकि कारक से भी यहां से रिलेटेड प्रश्न है। मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। बोलो बेटा क्या बताओगे आप? तो आप उम्मीद है कि वह बिल्कुल आप बता पाएंगे। देखिए, अगर यहां से 2 प्रकार के प्रश्न हमने यहां पर रखा है। एक तो आपका कारक से भी प्रश्न यहां पर रिलेटेड है, और दूसरा प्रश्न आपका कारक के अलावा अगर पूछा जाए तो सर्वनाम से है। सर्वनाम में उत्तम पुरुष के 3 भेद होते हैं। और सॉरी, हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तू, अन्य पुरुष ये और वे। तो मैं को हम कारक चिन्हों को लगाकर हम नहीं सर, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, ये सब होता है। तू, तूने, तुझे, तुमको, तुम्हारे लिए। तो लिए शब्द लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? संप्रदान में क्या होता है? के लिए का प्रयोग होता है, ये तो लगा ही है। अब क्या है? उसके लिए। तो ये वे का जो रूप चलता है, ये वे, इन्हें, उन्हें, इनको, उनको, इसके, उसके, तो हालांकि क्या होगा? अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक का रूप ये हो जाएगा। बिल्कुल भैया, उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर बता पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं।
सब्यसाची पूछा गया, सब्यसाची शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सदा सत्य बोलने वाला हो, बाएं हाथ से कार्य करने वाला हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला हो। सब्यसाची शब्द के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? तो आप बिल्कुल बताएंगे। उम्मीद है कि आप बता भी पाएंगे। चलिए, सब्यसाची में आपसे पूछा गया है तो सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी होता है। तो हालांकि जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला होता है उसके लिए हम सब्यसाची शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ये सारी चीजें, जो बहुत कुछ सुना है बहुश्रुत हो जाता है, उसके लिए शब्द का क्या प्रयोग होता है? बहुश्रुत। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले के लिए क्या कहते हैं? स्वेच्छाचारी होता है। क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? स्वेच्छाचारी। सदा सत्य बोलने वाला क्या होता है? सत्यवादी होता है। तो हालांकि बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची के रूप में हम जानते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट डे आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तो आप लोग एक बार बताइए कि क्या है क्वेश्चन आपका कितना सही गया, कितना आप लोगों ने सही किया। तो आज हम लोग यहीं पर विराम लेकर फिर नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से इसे मस्त होकर के आप अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है कि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। ठीक है भैया, तो आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट डे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय जो है ये देख लिया करिए, जो टाइम रहता है आपको शाम को ही समय पता चल जाता है, नहीं तो आप एक बार सर्च कर लिया करिए। कई बार एक आध बार आपका समय जो आगे पीछे हो जाता है, कहीं क्लास में इधर उधर डिस्टर्बेंस होने के कारण क्लास में अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं व्यवधान हुआ, ठीक है भैया। हाँ, सबकी सारी क्लासें चलेंगी, सभी क्लासें चलेंगी। तो आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट डे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।